हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम जो 11th क्लास का लेसन नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक जो अप्रत्यक्ष स्रोत थे उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने के लिए जो प्रत्यक्ष स्रोत थे और उनके अलावा हमने अप्रत्यक्ष स्रोत के कुछ भाग जैसे तापमान, दबाव, घनत्व, या तक कि हमने गुरुत्वाकर्षण बल, इन सब के बारे में पढ़ा था। और हमने उनके अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनका बारे में भी अध्ययन किया था, और उसमें हमने कुछ अक्षांश से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी हमने बात की थी। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अप्रत्यक्ष स्रोत का तीसरा टॉप बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आपको पता ही है, इसे कहते हैं मैग्नेट सर्किल, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या नॉर्थ और साउथ के रूप में एक सर्किल के रूप में चलता। आपने विज्ञान के अंदर आपने इस प्रकार का एक मैग्नेटिक पावर को बारे में देखा होगा, इस तरह का, जिसमें आपने देखा होगा यहाँ पर N और यहाँ पर S लिखा हुआ, और इस तरह ये सर्किल चलता रहता है। तो अपन विज्ञान की भाषा के अंदर ये तत्व ना पढ़कर हम पढ़ेंगे भूगोल की भाषा में हम देखते हैं कि चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रकृति में भी पदार्थ के वितरण की जानकारी देती है। और चुंबकीय जो सर्किल हैं या हमारे चुंबक के द्वारा जो क्षेत्र बना है उसके माध्यम से हम भूप्रकृति के ऊपर कौन कौन से पदार्थ या खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो भूगोलवेताओं ने मुख्य रूप से 3 बताई हैं। ऑस्ट्रिया के एक भूगोलवेता हैं स्वेस, जिन्होंने 3 परतें बताई थी, भूप्रकृति, मेटल, क्रूड, अर्थात सियाल, सीमा, निपे। उन्होंने क्या कहा था? भूप्रकृति, मेटल, क्रूड को सियाल, सीमा और निपे। ठीक है बच्चों। और भूप्रकृति के ऊपर आपने देखा होगा कौन कौन से सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, जैसे महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। अपन अब लेते हैं अगला जो स्रोत अप्रत्यक्ष का नाम है भूकंप। भूकंप के बारे में आप जानती हो, और प्रति सेकंड हर जगह विश्व के अंदर कहीं ना कहीं भूकंप आता रहता है, और भूकंप जान माल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला स्रोत है। क्योंकि जब ये भूकंप आते हैं और भूकंप से जब ये तरंगें गमन करती हैं तो वहाँ पर कहीं पर बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें ढह जाती है, जिसके अंदर रहने वाली जो संपत्ति हैं या मानव हैं वो मौत के काल में चले जाते हैं। तो बच्चों, अपन हम लेते हैं भूकंप। सबसे पहले अपन लेते हैं भूकंप की परिभाषा। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन के कारण उत्पन्न होने वाली हलचल को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। देखो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है जिसके कारण कंपन पैदा होता है, और कंपन से क्या होता है उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। देखो, पृथ्वी का आंतरिक भाग में तापमान बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण चट्टानें पिघलती हैं, और उन चट्टानों के पिघलने के दौरान बच्चों उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा और ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश करती है। और जब बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो धरातल का जो ऊपरी जो चट्टानी भाग है वो कठोर होने के कारण उसके ऊपर निकलने में प्रेशर डालती है और दबाव डालती है, जिससे ऊपरी परत हिलने लगती है, और हिलने लगती है उस समय ये कंपन पैदा होता है, और कंपन ही क्या होती है? वो हलचल पैदा करता है और वो भूकंप कहलाता है। आपको मैं बच्चों एक उदाहरण समझा देता हूँ। आप जब घर पर दाल को उबालते हैं तो उसके ऊपर अपन भगोला या फिर कोई भी प्रकार का बर्तन में उबालते हैं, और जब बर्तन के अंदर उबालते हैं तो उसके जो मुख होता है या मुंह होता है उसके ऊपर आप ढक रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ढक। जब वो दाल उबलने लगती है उस समय उसमें से जो जल वाष्प होती है या ऊर्जा होती है जब बाहर निकलती है, उस समय ऊपरी जो ढक होता है वो कंपन के साथ हिलने लगता है, और जब वो हिलने लगता है तो उस समय आसपास का जो क्षेत्र है जो अपन के बर्तन का वो क्या होता है? वो भी हिलने लगता है। तो इसी का अर्थ क्या हुआ? भूकंप हुआ। क्या हुआ बच्चों?
इसी का अर्थ क्या हुआ, भूकंप। तो उसी प्रकार हमारे धरातल के अंदर भी तापमान अधिक होता है, चट्टानें पिघलती, उनमें से ऊष्मा बाहर निकलती हैं, ऊपरी परत ज़्यादा कठोर होने के कारण जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसमें क्या पैदा हो जाती है, कंपन पैदा हो जाता है, और उसी कंपन से क्या पैदा हो जाता है बच्चों, हलचल, और हम क्या कह देते हैं उसको, भूकंप कह देते हैं। अब बच्चों यदि आपसे पूछ लिया जाए भूकंप को किस में मापा जाता है, भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो भूकंप को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है बच्चों सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी, एक ही है, ठीक है, सिस्मोग्राफ और भूकंप लेखी। यदि बच्चों आपको पूछ लिया जाए भूकंप को मापने वाली स्केल, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बच्चों रिएक्टर स्केल। कौन सा है, रिएक्टर स्केल। ये भूकंप की क्या मापता है बच्चों, तीव्रता, गति, आवृत्ति इसकी मापता है। और एक स्केल होती है बच्चों मर्केली, वो होती है भूकंप से होने वाली हानि को भी मापती है। उसका जो मान होता है वो 1 से 11 होता है और इसका मान होता है वो 0 से 9 होता है। रिक्टर स्केल का मान कितना होता है बच्चों, 0 से 9। अब बच्चों हम भूकंप की जो महत्वपूर्ण जो तरंगे हैं जैसे P है, L है, S है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए ये P, L, S जो तीनों तरंगे हैं वो एक ही बिंदु से निकलती है, जहाँ से सबसे पहले भूकंप का जो केंद्र होता है वैसे ही उसको ये प्रारंभ होती है, और जहाँ पर भूकंप का जो केंद्र होता है उसे भूकंप उद्गम केंद्र कहा जाता है। और इसकी सीधी सी परिभाषा है बच्चों, जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंपीय उद्गम स्थान कहलाता है, और जहाँ पर सर्वप्रथम तरंगें पहुँचती हैं उसे अभिकेंद्र कहलाता है, भूकंप का अभिकेंद्र कहलाता है। तो ये तीनों तरंगें एक साथ चलती हैं, लेकिन इनकी गति अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर पहुंचती है, और उसी समय को पहुंचने के दर के आधार पर इन तरंगों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहली जो तरंग है बच्चों वो है प्राथमिक तरंग, दूसरी जो तरंग है बच्चों वो है द्वितीयक तरंग, और तृतीय है जो तरंग है जिसे पी तरंग के नाम से जानते हैं। प्राथमिक तरंग पीक टॉपिक से प्रदर्शित करते हैं, और द्वितीय तरंग को एस से प्रदर्शित करते हैं, और एल तरंग को एल से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम धरातलीय तरंग भी कहा जाता है। एल तरंग को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, धरातलीय तरंग। तो सबसे पहले हम पी तरंग के बारे में अध्ययन करते हैं। पी तरंग क्या है, तो सबसे पहला बिंदु देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंग को क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग। देखो तीनों तरंगों की तुलना करें तो सबसे तेज गति जो तरंग चलती है बच्चों वो कौन सी है, प्राथमिक तरंग, जिसे पी तरंग के से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसका दूसरा बिंदु देखें, इस तरंग की गति 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गमन करती है, और यदि अपन पूछे जाए पी तरंग की गति कितनी है, 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से ये चलती है। और आपको मालूम ही है बच्चों, जब इसकी जो गति होती है 6 से 13 किलोमीटर प्रति, तो ये सबसे पहले अधिकेंद्र के ऊपर पहुंचती है। यदि बच्चों हम इसके नेक्स्ट बिंदु की बात करें, तृतीय बिंदु, ये तरंग ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था में गमन कर सकती। किस अवस्था में गमन करती है, ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था के अंदर गमन करती है। उन चौथे बिंदु की बात करें बच्चों, ये तरंग ध्वनि तरंग के भांति गति करती है। जिस प्रकार ध्वनि गति करती है एकदम सीधी रेखा में, उसी प्रकार पी तरंग भी गति करती है। जैसे बच्चों मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जैसे यहाँ पर ये भूकंप का केंद्र है, जिसे हम भूकंप उद्गम केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, भूकंप उद्गम केंद्र। तो भूकंप उद्गम केंद्र से जब ये तरंगें निकलती है तो एकदम सीधी चलती है। क्या चलती है, एकदम सीधी, और एकदम सीधी चलने के कारण ये तरंग क्या कहलाती है, ध्वनि तरंग के भांति गति करती हैं। तो ये तरंग कहलाती है अनुदैर्घ्य तरंग। कैसे कहलाती है, अनुदैर्घ्य, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग एकदम सीधी चलती हैं, और पी तरंग भी क्या चलती है, एकदम सीधी चलती है। तो अपन इसको ध्वनि तरंग के भांति या अनुदैर्घ्य तरंग के भांति भी गति
करती हैं। तो हमने देखा कि पी तरंग है वो सबसे तेज गति से चलने वाली है और ठोस, द्रव्य और गैस दोनों अवस्थाओं के अंदर गमन कर सकती, ठोस, द्रव्य, गैस तीन अवस्था के अंदर गमन कर सकती हैं, यहाँ तक कि यह तरंग ध्वनि तरंगों की भांति गमन करती है। अब अपन लेते हैं अगली जो तरंग है जिसका अपन कह सकते हैं द्वितीयक तरंग। क्या कहेंगे बच्चों? द्वितीयक तरंग। अब यदि द्वितीयक तरंग की बात आती है तो बच्चों देखिए, द्वितीयक जो तरंग है वो पी तरंग के बाद पहुंचने के कारण इसे द्वितीयक तरंग कहा जाता है। और जो द्वितीयक तरंग है वो नुकसान करती हैं, लेकिन पी तरंग के भांति या एस तरंग के भांति या एल तरंग के भांति अपन तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो एल तरंग करती हैं, लेकिन एल की तुलना में कम और पी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है ये एस तरंग नुकसान करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो तरंग बनती है वो बच्चों एल तरंग है, जिसे हम धरातलीय तरंग भी कहते हैं। तो बच्चों अपन द्वितीय तरंग की बात करें, ये तरंग प्राथमिक तरंग के बाद पहुंचने के कारण इन्हें द्वितीयक तरंग कहा जाता है। प्राथमिक तरंग का मतलब होता है पी तरंग, और पी तरंग के बाद पहुंचने के कारण इसे बच्चों क्या कहा गया? द्वितीयक तरंग। यदि अपन इसके सेकंड बिंदु की बात करें, ये तरंग केवल ठोस अवस्था में ही गमन करती है। केवल किस में चलती हैं? ठोस अवस्था में चलती हैं। जबकि हमने पी तरंग के बारे में पढ़ा तो बच्चों उसमें देखा कि ये गैसीय अवस्था में भी चलती हैं, द्रव्य अवस्था में चलती हैं, ठोस अवस्था में चलती है। लेकिन एस तरंग सिर्फ कौन से अवस्था में चलती है? ठोस अवस्था में ही चलती है। जैसे आगे गैस या द्रव अवस्था आती हैं वो तरंग अपना रास्ता बदल लेती है, वो तरंग अपना रास्ता बदल देती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यह देखते हैं, ये पृथ्वी है और पृथ्वी को कुछ भूगोल वेत्ताओं ने 3 भागों में बांटा है, और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस अवस्था में बच्चों? द्रव्य अवस्था में। किस अवस्था में है? द्रव्य अवस्था में। और ये हमारा उसका क्या है? सेंटर पॉइंट। जैसे ये तरंग इस द्रव्य अवस्था के अंदर जाती है तो अपना ये डायरेक्शन क्या कर लेती है? चेंज कर लेती हैं। तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करने के कारण ही ये केवल ठोस अवस्था में ही गमन करती हैं। आगे देखिए, इस तरंग की जो गति है वो 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना है बच्चों? 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से ये तरंग गति करती हैं और धरातल पर चलती है। यदि अपन देखें अगले बिंदु की, ये तरंग अनुप्रस्थ रूप में गति करती है। हमने देखा पी तरंग है वो अनुदैर्घ्य रूप मतलब इधर सीधी रेखा में चलती है, और यह तरंग कैसे चलती है? अनुप्रस्थ। और अनुप्रस्थ का अर्थ होता है समकोण, और अनुप्रस्थ का अर्थ क्या होता है? समकोण पर चलती है। मतलब ये तरंग जब से ही द्रव्य अवस्था में जाती हैं और जैसे द्रव्य अवस्था पर पहुंचती है अपना मार्ग बदल लेती है, और जब मार्ग बदलती है तो उस समय कितने डिग्री का कोण बनाती है? समकोण पर। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जैसे ही ये ठोस अवस्था से निकली और द्रव्य अवस्था, ये बीच वाला द्रव्य अवस्था में है, और जैसे इससे पास गई तो ये टकरा कर किस अवस्था में चली गई? अपना रास्ता बदल दिया, और रास्ता बदलने के बाद ये जो कोण बना बच्चों वो कितने डिग्री का हुआ? समकोण हुआ, मतलब 90 डिग्री का हुआ। आगे देखिए 5वां बिंदु, ये तरंग प्रकाशित तरंग के भांति गति करती है। और ये तरंग भी किस तरह है? प्रकाशित तरंग के भांति, मतलब जिस प्रकार प्रकाश चलता है उसी भांति ये भी तरंग चलती है। देखो बच्चों, हमने पी तरंग और एस तरंग के बाद हम तृतीय तरंग पढ़ते हैं, उसका नाम है एल या धरातलीय तरंग। देखो एल तरंग की यदि खोज के बारे में पूछते हैं तो उसकी जो खोज थी वो डॉक्टर लव ने की थी। किसने की थी बच्चों? डॉक्टर लव ने। और डॉक्टर लव ने इसकी खोज करने के कारण से एल तरंग का नामकरण कर दिया। और आपको मालूम ही है जो धरातलीय तरंग है सिर्फ धरातल के ऊपर ही चलती है, पृथ्वी के आंतरिक परतों के अंदर ये गमन नहीं करती है। सब कहाँ चलती है? पृथ्वी के धरातल के जो ऊपरी परत है उसी के ऊपर गमन करती है, आंतरिक भाग में ये नहीं जाती है। तो अब इसकी विशेषता को देखते हैं बच्चों। सबसे पहली विशेषता देखें, एल तरंग पी व एस तरंग के बाद सबसे अंतिम में आती है। देखो इसकी गति इतनी कम होती है कि वो पी और एस के गुजरने के बाद वो अधिक केंद्र पर सबसे लास्ट में पहुंचती है, इसलिए इसे एल तरंग के भांति या एल तरंग कहा जाता है। एल
तरंग विनाशकारी तरंग के रूप में जानी जाती है और एल तरंग है वो विनाशकारी तरंग के रूप में जानी जाती है। इसका मतलब है कि एल तरंग से सबसे ज़्यादा जान माल की हानि होती है। बच्चों आपको मैं बता देता हूँ एल तरंग हमेशा किस तरह गति करती है। से ये है एल तरंग की गति, और जब ये एल तरंग इस तरह जब गति करती हैं तो धरातल के अंदर कहीं पर उभार पैदा करती हैं और कहीं पर गर्त पैदा करती है। कहीं पर बच्चों उभार पैदा करती हैं, कहीं पर गर्त पैदा करती है। जब उभार और गर्त पैदा होता है तो उस समय बच्चों धरातल के ऊपर जो इमारतें होती है, भवन होते हैं या कोई प्रकार की हमारे साज सामान होते हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे उसके अंदर पाई जाने वाली संपत्ति और मनुष्य दोनों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए ये सबसे विनाशकारी तरंग के रूप में जानी जाती है। एल तरंग की जो गति है वो 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गमन करती है, और एल तरंग है उनकी जो गति है वो दोनों तरंगों की तुलना में बहुत ही कम है, और एल तरंग जो गति करती है वो 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की दर से चलती है। अब बच्चों आपको मैंने भूकंप की परिभाषा, भूकंप को मापने की स्केल, यंत्र और तरंगों के बारे में बताया। अब आपको मालूम ही है भूकंप के 2 केंद्र होते हैं। कितने केंद्र होते हैं बच्चों? 2। पहला केंद्र का नाम है भूकंप उद्गम केंद्र, भूकंप उद्गम केंद्र। दूसरा का नाम है अधिक केंद्र, जिसे भूकंप उद्गम केंद्र को अवकेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना बच्चों, पहला कौन सा है? भूकंप उद्गम केंद्र, और दूसरा है अधिक केंद्र, और भूकंप उद्गम केंद्र को हम अवकेंद्र के नाम से जानते हैं। यदि आपको बच्चों भूकंप उद्गम केंद्र की परिभाषा पूछे तो सीधी सी परिभाषा देना, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलेगी मतलब तरंगे पैदा होती है, उसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर कहा जाता है। इसे अवकेंद्र या हाइपोसेंटर के नाम से जाना जाता है। उसको हम हिंदी में भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैंने पहले ही बताया था, ये पृथ्वी है और यहाँ पर यदि भूकंप पैदा होता है तो इस केंद्र को हम हाइपोसेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपोसेंटर। अब यदि अपन दूसरे बिंदु की बात करें तो उसको कहते हैं अधिक केंद्र। अधिक केंद्र की परिभाषा देखते हैं बच्चों, भूतल पर वह बिंदु, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है, और उद्गम केंद्र के जो सबसे समीप होता है तथा तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, और उद्गम केंद्र के सबसे समीप तो होना ही चाहिए, साथ में सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? तरंगे। उस स्थान को क्या कहा गया है? एपिसेंटर। क्या कहा गया बच्चों? एपिसेंटर। तो भूकंप के 2 सेंटर होते हैं, एक एपिसेंटर और एक हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर मूल केंद्र होता है और एपिसेंटर जहाँ सबसे पहले तरंगे पहुंचती हैं या भूकंप का सबसे निकटतम स्थान होता है उसको कहते हैं। तो अब बच्चों आपने देखा होगा कि भूकंप का आने का कारण क्या है? कंपन। क्या है? कंपन। और ये कंपन पैदा कैसे होता है तो ये जानना अति आवश्यक है। तो कंपन आपने देखा होगा कि कंपन के बहुत ही ऐसे माध्यम हैं जो धरातल के अंदर होते हैं। जब चट्टानें टूटती हैं उस समय भी होता है, और इसके अलावा जब चट्टानें के अंदर सरक जाती है आपस में एक दूसरे से स्थान से तो भी कंपन होता है। अब इसका पहला बिंदु लेते हैं, पृथ्वी में भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है, और पृथ्वी के अंदर बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर क्या पाई गई? दरारें पाई गई। भ्रंश का मतलब होता है दरारें, और उन दरारों से क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। जैसे जैसे ऊर्जा बाहर निकलेगी तो वो दरारें क्या होती जाएगी? चौड़ी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? चौड़ी। और जब चौड़ी होगी तो उन दरारों की जो भूभाग होगा वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेगा, तो उस पर जो रहने वाला जो स्थान है या रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या पैदा हो एहसास होगा? कंपन का एहसास होगा। क्या होगा बच्चों? कंपन का एहसास। और वही कंपन हमें भूकंप का रूप ले लेता है, जिससे भ्रंश की चट्टानें विपरीत दिशा में गति करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये भाग है चट्टान का, और ये हमारा जो बीच वाली जो ये जगह है ये क्या हो गई अपन के बच्चों? भ्रंश। और यहाँ से क्या निकल रही है? ऊर्जा बाहर। क्या निकल रही है बच्चों? ऊर्जा।
अब ऊर्जा बाहर निकलेगी तो ये जो चट्टान का जो हिस्सा है और ये जो चट्टान का हिस्सा, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। और जब ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेंगे तो यहाँ पर जो पाए गए जो पहाड़ हैं या फिर जो घर हैं या पर पशु पक्षी हैं या मानव है, उनको क्या एहसास होगा बच्चों, कंपन का एहसास होगा। क्या होगा बच्चों, कंपन का एहसास। और जब इनको कंपन का एहसास होगा तो हम क्या कहते हैं, उसको भूकंप कहते हैं। अपन अब द्वितीय बिंदु की बात करें, जहाँ सेलखंड का दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण परस्पर बांधे रहता है। और जहाँ पर सेल अपना ऊपर दूसरे चट्टानों के ऊपर क्या डालती है, दबाव। जैसे ये हाथ है, इसको सेल मान लो, इसके ऊपर अपन क्या डालता है, दबाव। तो उसके अंदर क्या होता है, घर्षण होता है और घर्षण बल उनको क्या करता है, आपस में बांधे रखता है। इससे चिपका होगा, दबाव डालेंगे तो क्या होगा, घर्षण होगा और घर्षण उनको क्या करता है, बांध कर रखता है। और फिर अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण कम हो जाता है, घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। तो फिर अपन जब घर्षण से प्रभाव कब कम होता है, जब एक दूसरे से क्या होता है, अलग। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में ले लेता हूँ, मैं उदाहरण आपके सामने, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, ये इसके ऊपर दबाव डाल रहा है, तो इसके अंदर मैं जो अभी देख रहा हूँ तो घर्षण अधिक है। और इसको अलग कर देंगे तो घर्षण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। और जैसे ही घर्षण कम होगा तो इसके ऊपर प्रभाव भी क्या हो जाएगा, कम होगा। और जैसे प्रभाव कम होगा, घर्षण कम होगा, तो उसमें क्या पैदा होगी, हलचल पैदा होने लग जाएगी। अगले बिंदु की बात करें, जब चट्टानें अचानक ऊर्जा मुक्त होने लगती, जब चट्टानें अचानक ऊर्जा मुक्त होने, चट्टानें विकृत होकर एक दूसरे के विपरीत सरक जाती है। जब चट्टानों में अचानक ऊर्जा मुक्त होती हैं तो उस समय चट्टाने के अंदर क्या पैदा हो जाती है, दरारें। वापस सुन लेना, जब चट्टानों में अचानक ऊर्जा मुक्त होती हैं तो उससे चट्टानों के अंदर क्या पैदा हो जाती है, विकृति मतलब दरारें पैदा हो जाती है। और दरारें पैदा होने के बाद वो एक दूसरे से क्या है, विपरीत दिशा में गति करती है। और जब विपरीत दिशा में गति करती है उसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा तरंग का रूप धारण कर लेती है। और तरंगा का रूप धारण करने के बाद वो भूकंप का एहसास होता है। तो बच्चों, हमने ऊर्जा के माध्यम से कंपन कैसे होता है वो पढ़ा। फिर आपको मालूम है बच्चों, तरंगे मुख्य रूप से कितनी होती हैं, 3। और 3 जो तरंगे होती हैं वो P, L और S। उसके अलावा इसमें और उप तरंगे होती हैं जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे P स्टार, S स्टार और L स्टार। ये इसकी PLS की उप तरंगे है। और फिर और भी इसकी उप तरंगे बताई गई है, जैसे PG, SG, LG। इस तरह ये तरंगे और पाई गए। तो इसका जो हम विस्तार से अगले जो टॉपिक होंगे उसमें हम अध्ययन करेंगे। लेकिन अपन इस भी जो पढ़ रहे हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं और आंतरिक संरचना के अनुसार हम इसी तत्वों को पढ़ेंगे। जो हम P स्टार, S स्टार, L स्टार जो तरंगे हैं, जो हमारा ज्वालामुखी व भूकंप जो अध्याय आएगा उसके अंदर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और आज हमारा जो भूकंप जो टॉपिक चल रहा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी का जो स्रोत है, उसके अंदर अब जो टॉपिक है वो होगा अगला, भूकंप छाया क्षेत्र के साक्ष्य, जिसके अंदर हम तरंगों के माध्यम से ये जानेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी परतें हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग किस रूप में देखने को मिलता है, पृथ्वी का आंतरिक भाग के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। ये सभी हम भूकंप के विज्ञान के रूप में जो साक्ष्य मिले वो उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हमने भूकंप के जो अप्रत्यक्ष स्रोत थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। और अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम भूकंप की जो छाया क्षेत्र हैं और भूकंप का जो तरंगे PLS जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गमन करती हैं उसको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने पृथ्वी की आंतरिक भाग के जो तत्व हैं या स्रोत हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।